That being said, let's start. कल हमने AS 15 तक की बात कर ली थी, जहाँ पे हमने बात किया था बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का लेक्चर है ये। AS 15 में हमने बात कर ली थी एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में। आज थर्ड लेक्चर में हमें सारे AS को कंप्लीट करना है, आपने सारे AS को समझना है। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स बिगिन। हम आते हैं जो हमारा AS 16 है। AS 16 बात करता है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। अच्छा, एक बात समझो, किसी कंपनी की, पे अटेंशन हियर, किसी कंपनी में बोरोइंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है और बोरोइंग कॉस्ट की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? देखो, कंपनी की कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर किसी कंपनी का, कैपिटल स्ट्रक्चर की तीन क्या पिलर्स होते हैं, बहुत बार पढ़ा है तुम लोगों को। तो वो तो तुम एक्टिविटी फाइनेंसिंग में क्या आता है, कौन तरह से कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर सकती है, इक्विटी, प्रेफरेंस और इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। तो एक कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर के पिलर्स तो यही तीन होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। इक्विटी पे आपको क्या देना पड़ता है, डिविडेंड, प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड, डिबेंचर पे इंटरेस्ट। देखो, अब जो कंपनी है वो किस बेसिस पे ये निर्णय लेती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में उसको कौन से एलिमेंट का कितना अनुपात रखना है। द अमाउंट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन ईच ऑफ देम। मतलब इक्विटी हम कितना मंगाएंगे, अगर हमें लग रहा है कि इक्विटी से हम जितना अर्जित करेंगे उससे ज़्यादा तो हमें अर्निंग पर शेयर में ही पे करने में लग जाएगा, तो हम इक्विटी कम उठाएंगे। अगर हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा दिख रहा है डिबेंचर में, क्यों? क्योंकि डिबेंचर का जितना इंटरेस्ट पे करेंगे उससे हमारा प्रॉफिट घटेगा, तो टैक्स की भी तो बचत होगी। तो मे बी वी विल कंसिडर कि यार इस बार मेन अपना डिबेंचर रखते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी प्रेफरेंस रखते हैं, और अगर जो 10-20% है उसका हम इक्विटी करते हैं। तो अब जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया, उस कैपिटल स्ट्रक्चर पे, उस एलिमेंट पे आने वाला खर्चा, मतलब डिविडेंड, इंटरेस्ट, इस खर्चे को किस तरह से आपने अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड में दिखाना है, यही क्या होता है, बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर है? तो बोरोइंग कॉस्ट में देखो तुम लोगों को मैंने क्या लिखवा रखा है, this statement should be applied in accounting for borrowing cost and it was issued in the year 2000, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 2000 में ही आया है। इस कंसेप्ट के हिसाब से अप्रैल 2003 के बाद से जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी प्रिपेयर करती हैं उनमें बोरोइंग कॉस्ट पे खर्च हुआ जाने वाला खर्चा भी हमें शेयर होल्डर्स को दिखाना होता है। आगे बढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग सुनने में नई चीज़ लग रही है, मगर जब इसको समझ जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, यू कैन रिलेट विद दिस। स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता था? जैसे अगर हमने बोला कि दिस इज दिस लाइन और हमने बोला कि ये, तो C and D इज अ सेगमेंट ऑफ लाइन। तो सेगमेंट रिपोर्ट की बात समझना टेक्निकल है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे बहुत अच्छा लगेगा समझने में, इसको सिंपल लगेगा। स्टेशनरी की टॉप ब्रांड रही है काफ़ी सालों से कैमलिन।
आओ चलो बात करते हैं कौन कौन से कैमलिन के प्रोडक्ट्स आपको याद हैं। पेंसिल्स, कलर्स, कलर्स में आपको स्केच, वाटर बेस्ड कलर्स, ऑयल बेस्ड कलर्स, क्रेयॉन्स, एक वो कलर होता है मैंने यूज़ कर रखा है उसके ऊपर, उसका नाम नहीं दिमाग पे चढ़ रहा है, वो चौक की तरह होता है, नहीं वो चौक की तरह होता है, वो बस हम ऐसे ऐसे उस पर रब करते हैं और वो चौक की तरफ, पाउडर की तरफ फैल जाता है, नहीं याद आ रहा है नाम, जाने दो। पेंसिल कलर्स, तो मतलब एक वैरायटी लिख दी मैंने। इसके अलावा आपको हाइलाइटर्स भी आते हैं कैमलिन के। हाँ, कैमलिन की कई सारी पेन की भी रेंज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पूरी स्टेशनरी की रेंज है, मगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तुम लोग देख के बता दोगे, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ लग रहा है, हुई होगी कलर्स में, क्योंकि कलर्स में कलर देखो, अब ये जो 4 चीज़ों को मैंने दर्शाया है स्टूडेंट्स, ये खुद में एक सेगमेंट है। एक इंसान बिजनेस करता है और उसके बिजनेस 3 सेगमेंट में है, सेगमेंट। उसी तरह कैमलिन के कितने सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, 4 सेगमेंट। रिपोर्टिंग में अगर कोई अकाउंटेंट ये जानना चाहता है कि ये सेगमेंट जिसमें मेरी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट तो टोटल का होगा, टोटल के प्रॉफिट में से कितना प्रतिशत हिस्सा इस सेगमेंट को बिलोंग करता है। तो जब हम केवल बिजनेस के एक सेगमेंट की बात करेंगे तो वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत आ जाता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। अच्छा, अगर केवल एक सेगमेंट हो तो सेगमेंट रिपोर्टिंग की जरूरत ही क्या है, फिर नॉर्मल प्रिपेयर करो। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में आपने लिखा है, The objective of this standard is to establish principles for reporting financial information about the different types of products and services that are offered by the producer. Clear है? एक और बार इसको समझो। मान लो स्टूडेंट्स 2023 का कैमलिन कंपनी का प्रॉफिट रहा 100 करोड़ और कंपनी की इन्वेस्टमेंट रही 55 करोड़, जिसमें से 35 करोड़ तो केवल इस सेगमेंट का था। समझ रहे हो, मतलब एक सेगमेंट आधे से ज़्यादा लेके बैठे हो, बाकी 3 उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी ये नहीं जानना चाहेगी कि इस प्रॉफिट में से कितना प्रतिशत हिस्सा कलर्स को बिलोंग करता है। क्या पता कलर्स माइनस में चल रहा हो और बाकी 3 सेगमेंट ने इतना प्रॉफिट कमाया हो कि हमारा ये प्रॉफिट 100 करोड़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। पॉसिबल है? तो ऐसे में हमें ये सेगमेंट शट डाउन कर देना चाहिए, इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग की जाती है। अब आते हैं हम एस नंबर 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। स्टूडेंट्स, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से आप क्या समझते हैं? इतना तो क्लियर है कि हमारा ये पर्टिकुलर बिजनेस को नहीं है, ये क्या तो उसकी एसोसिएट कंपनी की बात हो रही है या तो उसके सब्सिडियरी कंपनी की बात हो रही है। समझ में आए? अच्छा, एसोसिएट और सब्सिडियरी में डिफरेंस क्या है? बोलो, बहुत ज़रूरी है इसको जानना, बहुत ध्यान से देखो। मान लो एक कंपनी है, हाँ, ए लिमिटेड, और एक कंपनी है बी लिमिटेड। स्टूडेंट्स, होल्डिंग और सब्सिडियरी का पहला नियम ये होता है कि यदि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 50% या उससे अबव कैपिटल में इन्वेस्ट की हुई है और ए लिमिटेड बी लिमिटेड के मैनेजमेंट में भी इंटरवीन करती है,
तो बी लिमिटेड अपने आप सब्सिडियरी बन जाएगा और ए लिमिटेड होल्डिंग बन जाएगा। जनरली ये सिचुएशन कब आती है? जब बी लिमिटेड जैसी कंपनियां लॉस में जाने लगे और उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है। ये सहारा बनते हैं कौन? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनीज ए लिमिटेड। एसोसिएट कंपनी की अगर हम बात करें, मान लो एक कंपनी है एस लिमिटेड, एक कंपनी है एम लिमिटेड। अब अगर एस लिमिटेड ने एम लिमिटेड में 20% के कैपिटल की हिस्सेदारी ले ली, बस ना तो वो मैनेजमेंट में इंटरफियर करेगी, ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन में इंटरफियर करेगी, ना तो वो शेयर होल्डर्स के कंपोजिशन में इंटरफियर करेगी, केवल 20% का शेयर लेके बैठ गई, तो ये एस लिमिटेड और एम लिमिटेड एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? एसोसिएट कंपनी। जनरली एसोसिएट कंपनी आपको ऐसी जगह देखने मिल सकता हो जहाँ कंपनी के जो ओनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, और किसी एक की कंपनी बेहद अच्छा काम कर रही है, तो दूसरे को उम्मीद है कि अगर उसकी कंपनी मेरे में 20% का इन्वेस्टमेंट कर देती है तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा पुश मिल जाएगा। क्लियर है? तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में इतनी बात क्लियर है कि या तो हम एसोसिएट का पढ़ेंगे, या तो सब्सिडरी का पढ़ेंगे, या फिर दोनों ही पढ़ेंगे। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस को क्यों लिखना है? बताओ ज़रा बात। रिलेटेड पार्टी मतलब एक होल्डिंग कंपनी ए बी से या एस एम से जो भी ट्रांजैक्शन करती है, क्यों जानना है तुम्हें अलग से? क्योंकि कई दफ़ा एक इंसान ही 2 कंपनी खोल के बैठ जाता है, एक जो मेन कंपनी होती है उससे द्वारा कमाई गई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो एक नई कंपनी बना देता है। इसलिए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके बुक में दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ाएं बात। स्टूडेंट्स, AS 19 है लीज, जिसके बारे में आपने लिखा नहीं है, स्किप कर दिया है AS 19। AS 19 लीज की बात करता है और ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, लीज होते हैं 2 तरह के, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज। देखो, आपके बुक के हिसाब से अगर हम चलें तो AS 19 में इसमें एक बात की गई है कि AS 19 में आपको ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज के बारे में बताया जाता है। ऑपरेटिंग लीज में आपकी जो मशीनरी होती है, जनरली ऑपरेटिंग लीज पता है किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है? ऑयल, टिम्बर, गैस, वो ज़मीन लीज पे उठा दी जाती है। ऑपरेटिंग लीज ज़्यादातर आपको एक्सट्रैक्टिव, जो धरती से निकाले जाएं, ऐसे रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में मिलते हैं, और फाइनेंशियल लीज आपको जनरली एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, मशीनरी वगैरह के रिस्पेक्ट में मिलता है। एक बात समझ लेना बड़े ध्यान से, ये जो ऑपरेटिंग लीज होता है, ये ऑपरेटिंग लीज अग्रीमेंट टू यूज लैंड, मतलब बहुत ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग लीज के अंत में वो ज़मीन, वो एसेट जिसका था उसको चला जाता, उसको ट्रांसफ़र हो जाता है। पर फाइनेंशियल लीज के अंत में लेसर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एसेट को हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है लीज पीरियड के ओवर होने पे। फिलहाल ये समझ लो कि लेसर कौन होता है? जो लीज पे एसेट लैंड लेता है। लेसी कौन होता है? ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम चलते हैं AS 20 की तरफ। अर्निंग पर शेयर, देखो अर्निंग पर शेयर की चीज़ें बड़ी क्लियर थी।
इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट बचता है सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद, वही क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर पे एक इंसान कितनी कमाई कर रहा है। जो हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस सारे खर्चों को कंसिडर करने के बाद होती है, उसी अर्निंग को हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से डिवाइड कर देते हैं और हमें मिलता है अर्निंग पर शेयर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बारे में बात करता है कि ये जो अर्निंग पर शेयर है इसकी डिटर्मिनेशन कैसी की जानी चाहिए। मान लो इक्विटी शेयर होल्डर को तुम मैनिपुलेट करने के लिए क्या कर रहे हो, ना टैक्सेस घटाएं ना इंटरेस्ट घटाएं, बस तुरंत से तुमने क्या दिखा दिया कि ये आपकी अर्निंग है, बल्कि रियलिटी तो ये है कि अभी उसमें से माइनस किया जाएगा। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर की डिटर्मिनेशन क्या है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्ट किया गया है। Even though earning per share data has limitations because of different accounting policies, okay, here you see कि जिस तरह से इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ एक से ज़्यादा थी, उसी तरह इसकी भी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं। तो कंपनी को यहाँ पे भी किस प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी का। यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन टू AS21। AS21 के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा था सारे AS इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगे, मगर पॉसिबल नहीं है बिकॉज दूसरा बैच हमें स्टार्ट करना है। जल्दी से देखिए AS21। AS21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है या पूरे गांव का नाम है, यू कैन नॉट टेल बिकॉज एज यू कैन सी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका अर्थ क्या है, अर्थ के लिए आपको इस शब्द को समझना पड़ेगा कंसोलिडेटेड, और समझना पड़ेगा सब्सिडियरी, जो आप अभी समझ चुके हैं थोड़ी देर पहले। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मिश्रित, मिला हुआ। देखो स्टूडेंट्स ध्यान दो, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी की पेरेंट कंपनी बन गई, होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी कहते हैं, तो जब पेरेंट कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी अपने अकाउंट्स में, अपने फाइनल अकाउंट्स में जब सब्सिडियरी कंपनी के अकाउंट्स को भी मर्ज कर लेती है, तो इसे ही हम कहते हैं क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंसोलिडेटेड शब्द का कहीं भी इस्तेमाल होने का अर्थ ये है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा एंटिटीज़ की फिनेंशियल अकाउंट को मर्ज किया गया है। इज़ दैट ओके, क्लियर था? अच्छा, क्या मर्ज किया गया है, केवल इन्वेस्टमेंट। ना तो हमने इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त किसी एसेट को देखा, ना तो हमने इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त किसी लाइबिलिटी को देखा। केवल हम एज अ होल्डिंग कंपनी, एज अ पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडियरी में क्या क्या इन्वेस्ट किए हुए हैं, हमने उसे अपनी अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट किया। क्यों इनकॉर्पोरेट किया, आखिर हमारे अकाउंट में तो हम सब्सिडियरी में दिखा ही रहे होंगे, तो उसके भी क्यों इनकॉर्पोरेट कर लिए, सबूत के तौर पे कि देखिए मेरे अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट करी है इनके अकाउंट्स में भी कर रही है। दैट्स इट। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑफ इनकम, इसमें कुछ दम नहीं है। क्यों दम नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी इनकम टैक्स इसी पे बनी हुई है। आपको यहाँ पे केवल ये बताया जाता है कि अगर एक बिजनेस एक से ज़्यादा व्यापार करता है, सेगमेंट, तो हर सेगमेंट का अगर आप प्रॉफिट अलग से दिखाते हो तो हर प्रॉफिट पे आपने इंडिविजुअली टैक्सेस को चार्ज किया है, या नेट, जनरली नेट प्रॉफिट भी कंपनियां करती हैं, या नेट प्रॉफिट पे चार्ज किया है, टैक्सेस के कौन से रेट के अकॉर्डिंग चार्ज किया है, फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन को कंसिडर किया है या नहीं किया है। 23 देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अभी अभी तुम्हें समझाया, एसोसिएट कंपनी 20% की हिस्सेदारी वाली कंपनी, उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है। पर यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कंसोलिडेटेड नहीं है, क्योंकि एसोसिएट कंपनी हमारे अंडर में नहीं होती है। हमने केवल अपना 20% लगा रखा है, उनके 20% हमने लगा रखे हैं।
सब्सिडियरी में जाके आपको ये अधिकार मिलता है कि आप उनके भी फिनेंशियल अकाउंटिंग को मर्ज कर लो। यहाँ पे वो अधिकार नहीं होता, यहाँ पे केवल जो इन्वेस्टमेंट हमने अपनी एसोसिएट कंपनी में कर रखे हैं उन्हीं इन्वेस्टमेंट को दिखाना होता है। आज की अंतिम बात, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। लीव इट। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब ये है, एक बिजनेस होती है जिसकी कई सारे सेगमेंट होते हैं। अभी हमने कैमलिन का एग्जाम्पल लिया, मान लो कैमलिन को कलर्स वाले में से लॉसेस आ रहे हैं, तो कैमलिन ने सोचा कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिटर्न काफ़ी कम है, लेट अस क्लोज दिस ऑपरेशन। तो क्लोज कर दिया मतलब क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। जब वो निरंतर चल रहा था तो दैट वाज कंटिन्यूइंग, बट नाउ दैट यू हैव क्लोज्ड इट, इट्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने कैसे करनी है, क्योंकि पूरा बिजनेस नहीं बंद हो रहा है, बिजनेस का एक क्षेत्र बंद किया जा रहा है, उसके अकाउंट्स को आपने कैसे दर्शाना है, किस तरह से उसके अंतिम प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करना है। साथ ही साथ ऑडिटर ये भी देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बिज़नेस में ये कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से शेयर होल्डर के पैसे का नुकसान हो रहा था, या हो सकता है कुछ इलीगल कर रहे थे, पकड़ाने के डर से वो बंद कर दिया। तो वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 नोटिफाई करता है, उसको डिस्क्लोज करता है और उसकी प्रेजेंटेशन का तरीका बताता है। कल हम AS 25 से लेकर AS 29 तक की बात करेंगे, क्योंकि 30, 31 और 32 आपके सिलेबस में नहीं है। सो विद दैट बीइंग सेड, दिस लेक्चर गेट्स ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।